फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बताता है कि किस तरह से इकोसिस्टम इवॉल्व करते हैं और कैसे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती है ओवर टाइम। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज किसी एरिया में टाइम के साथ चेंज होती है, खासकर जब किसी एरिया में बड़े स्केल पर चेंजेस या डिस्ट्रक्शन होती है। इसका स्पीड डिपेंड करता है जियोग्राफिकल लोकेशन पे, और ये उन एरिया में जल्दी होता है जो बड़े कंटिनेंट के बीच में होते हैं। की टर्म्स को देखते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्रोसेस जिसमें इकोसिस्टम के अंदर टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। इकोसिस्टम डेवलपमेंट, जब एक इकोसिस्टम अपने इनिशियल स्टेज से मैच्योर और स्टेबल स्टेज तक इवॉल्व करता है, उसे इकोसिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। अब स्टेजेज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखते हैं। पायोनियर एक्टिविटी, पायोनियर कम्युनिटीज, ये वो सबसे पहली प्लांट और एनिमल कम्युनिटी होती है जो किसी नए एरिया को कोलोनाइज करती है, जैसे मोसेस और लाइकेन जो पहली बार बेयर रॉक या सैंड ड्यून्स पे ग्रो करते हैं। ये प्लांट बहुत हार्डी होते हैं और हर्श कंडीशन में भी ग्रो कर लेते हैं। सक्सेशनल स्टेज सीयर को देखते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज होती है जिसमें एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती है। हर स्टेज में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट शिफ्ट होती है और ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी और फूड वेब कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ट्रांजिशनल कम्युनिटीज भी आती है जो एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में शिफ्ट होती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये फाइनल स्टेज होती है जो स्टेबल और मेच्योर होती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट जो एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। अब टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखते हैं। प्राइमरी सक्सेशन, ये तब होता है जब कोई पहले से एग्जिस्टिंग कम्युनिटी नहीं होती, यानी एक बेयर और हार्श इन्वायरमेंट जैसे रॉक आउटक्रॉप्स या सैंड ड्यून्स, इसमें सक्सेशन शुरू होता है। पायोनियर स्पेसीज, ये हार्डी स्पेसीज होते हैं जो पहले वहां आकर सेटल करते हैं, जैसे मोसेस और लाइकेन जो फंगाई और अलगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन रिलेटिवली स्लो होती है क्योंकि ये बेरन कंडीशन से शुरू होती है और सॉइल डेवलपमेंट भी टाइम लेता है। सेकेंडरी सक्सेशन जब तक होता है, ये तब होता है जब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को कुछ नेचुरल इवेंट जैसे फ्लड, फायर्स या ह्यूमन इंटरवेंशन जैसे डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल ऑलरेडी डेवलप्ड होती है, इसलिए ये ज्यादा फास्ट होती है। पहले हार्डी ग्रासेस आती है, फिर हर्बिशियस प्लांट और इवेंचुअली ट्रीज ग्रो करते हैं। अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन कॉजेस को देखते हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन, ये सक्सेशन बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जैसे प्लांट अपने ग्रोथ से हैबिटेट को मॉडिफाई करते हैं जिससे नए स्पेसीज को ग्रो करने का मौका मिलता है। एलोजेनिक सक्सेशन, ये सक्सेशन एबायोटिक कंपोनेंट जैसे फायर, फ्लड के थ्रू होता है, जैसे अगर एक फॉरेस्ट में फायर लग जाती है तो ये एलोजेनिक सक्सेशन होता है जिसमें एनवायरनमेंट चेंज होता है और नए स्पेसीज वहां ग्रो करते हैं। अब सक्सेशन की प्लांट अब सक्सेशन इन प्लांट को समझते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे प्लांट अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्ट करते हैं और एक इकोसिस्टम इवॉल्व होता है। इनमें दो मेजर टाइप होते हैं, जेरार्क सक्सेशन और हाइड्रार्क सक्सेशन। जेरार्क सक्सेशन, लैंड विथ लो मॉइस्चर कंटेंट। जेरार्क सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जो लो मॉइस्चर कंटेंट वाले एरिया में होता है, जैसे बेयर रॉक या डेजर्ट एरिया। यहाँ पे मॉइस्चर काफी कम होता है और ये इन्वायरमेंट बहुत हार्श होता है। की पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइनियर प्लांट जो सबसे पहले इस एरिया को कोलोनाइज करता है,
वो होते हैं जो एरिड यानी कि ड्राई कंडीशन के लिए एडेप्ट किए हुए होते हैं, जैसे लाइकेन और मोसेस, जो ड्राई रॉक पर ग्रो करते हैं। ये प्लांट काफी हार्डी होते हैं और कम कम मॉइस्चर में सरवाइव कर सकते हैं। प्रोग्रेशन, जैसे जैसे ये पॉइनर प्लांट अपना ग्रोथ दिखाते हैं, वैसे वैसे वो सॉइल बनाने में मदद करते हैं, जो बाद में मीजोफाइटिक हैबिटेट यानी कि मॉडरेट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि ड्राई लैंड से ग्रेजुअली मॉडरेट वाटर वाले कंडीशन बन जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो लाइकन और मोसेस सबसे पहले ग्रो रॉक पर ग्रो करते हैं, फिर ये प्लांट्स सॉइल बनाने में मदद करते हैं और बाद में ग्रासेस और सर्ब्स ग्रो करते हैं। ऐसे ये एरिया एक मीजोफाइटिक यानी कि मॉडरेट मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट बन जाते हैं। अब हाइड्रार्क सक्सेशन, वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स। हाइड्रार्क सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जो वाटर बॉडीज में होती है, जैसे पॉन्ड, लेक या स्वैम्स। इस टाइप के सक्सेशन में पानी काफी होता है और प्लांट को पानी में ग्रो करने का मौका मिलता है। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। वाइनर, इसमें सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आते हैं, जो पानी में फ्लोटिंग फ्लर में होते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन का पार्ट होता है, जिसमें ये फाइटोप्लैंक्टन पहला पानी को कोलोनाइज करते हैं। प्रोग्रेशन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स जैसे वाटर लिलीज आती है। फिर ये सक्सेशन आगे बढ़ता है, जिसमें रूटेड हाइड्रोफाइट्स जैसे कि प्लांट जो पानी के नीचे रूट के साथ ग्रो करते हैं आते हैं। उसके बाद सेड्जेस और ग्रासेस ग्रो करते हैं और फाइनली ट्री जैसे बिलो, मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं, जो एक मेच्योर वाटर इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे जब एक नए पॉन्ड या लेक बनता है तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करते हैं, फिर फ्लोटिंग प्लांट जैसे वाटर लिलीज आते हैं, फिर रूटेड प्लांट जैसे वाटर ग्रासेस ग्रो करते हैं और इवेंचुअली ट्री जैसे मैंग्रोव्स या विलो आ जाते हैं। अब होम्योस्टैटिस और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि ये बताता है कि किस तरह से इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्टेबल और बैलेंस रखते हैं। होम्योस्टैटिस होम्योस्टैटिस इन इकोसिस्टम, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिस का मतलब है कि बायोलॉजिकल सिस्टम का अपने आप को स्टेबल और इक्विलिब्रियम में रखना, जिसमें इकोसिस्टम अपने स्पेसीज के स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोसेस को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर जू प्लैंक्टन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फाइटोप्लैंक्टन की कमी हो जाती है, जो जू प्लैंक्टन के लिए फूड का सोर्स है। इससे जू प्लैंक्टन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है और जब जू प्लैंक्टन की पॉपुलेशन कम होती है तो फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिससे जू प्लैंक्टन को वापस से फूड मिलता है। ये प्रोसेस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें एक फैक्टर का इंक्रीज दूसरे फैक्टर के डिक्रीज से बैलेंस होता है। इस प्रोसेस से इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहती है। की टर्म्स को देख लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है और इससे सिस्टम स्टेबल रहता है। लिमिटिंग रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को लिमिट करता है, जैसे फूड या स्पेस। अब होम्योस्टैटिस इन ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। होम्योस्टैटिस ऑर्गेनिज्म के लिए भी जरूरी है, जिसमें उनकी बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस और अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को स्टेबल रखा जाता है। टाइप्स ऑफ होम्योस्टैटिस इन ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे फिशेस या रेप्टाइल्स का बॉडी टेम्परेचर उनके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अगर बाहर गर्म है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है। अब रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखते हैं, चाहे बाहर का इन्वायरमेंट कुछ भी हो। जैसे
बर्ड्स और मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर बाहर गर्म है तो वो शेड में छुपते हैं या स्वेटिंग करते हैं, अपने बॉडी को कूल करते हैं। अब थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन को देखते हैं। थर्मोरेगुलेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं। ये इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है, मतलब इसमें एनर्जी काफी लगती है। ऑस्मोरेगुलेशन ये प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के वाटर और साल्ट बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। चैलेंजेस को देखते हैं। स्मॉल एनिमल को थर्मोरेगुलेशन में मुश्किल होती है क्योंकि उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, मतलब उसका बॉडी ज्यादा जल्दी हीट लॉस या गेन कर सकती है। इसलिए पोलर रीजन में छोटे एनिमल रेयर होते हैं। अब स्केप स्ट्रेटेजीज इन होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए कुछ स्केप स्ट्रेटेजीज भी एडॉप्ट करते हैं जिससे वो एक्सट्रीम कंडीशन से बच सके। जैसे माइग्रेशन, जब एनिमल अपने एनवायरनमेंट के एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे माइग्रेटरी बर्ड जो हर साल अपने ब्रीडिंग ग्राउंड से वार्म एरिया में माइग्रेट करते हैं। सस्पेंशन, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने ग्रोथ को टेम्पोरली सस्पेंड करते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, जैसे बैक्टीरिया, फंगा और लोअर प्लांट्स स्पोर्स बनाते हैं जो हर्श कंडीशन में सरवाइव करते हैं। हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप, कुछ एनिमल जैसे पोलर बियर्स विंटर में अपनी बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है और एनर्जी कंजर्व करते हैं। एस्टिवेशन, समर स्लीप भी कहा जाता है, जैसे स्नेल और फिश समर के एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए एस्टिवेशन करती है, जिसमें वो अपने बॉडी फंक्शन को स्लो करती है। डाइपोज, ये प्रोसेस है जिसमें जू प्लैंक्टन्स अपने ग्रोथ को सस्पेंड करते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, जैसे टेम्परेचर या फूड स्कार्सिटी। अब सीड फॉर्मेशन एंड स्ट्रेस सर्वाइवल को देखते हैं। हायर प्लांट अपने सीड का यूज करते हैं स्ट्रेस से बचने और अपने स्पेसिस को डिस्पर्स करने के लिए। ये सीड टफ कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब वो जर्मिनेट करते हैं। अब एनर्जी फ्लो थ्रू दी फूड चेन को समझते हैं, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि किस तरह से एनर्जी इकोसिस्टम में फ्लो करती है और किस तरह से स्पेसीज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ट्रॉपिकल लेवल्स, ट्रॉपिकल लेवल्स एक पोजीशन होती है जो किसी ऑर्गेनिज्म ने फूड चेन में ऑक्युपाई की होती है। ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म किस लेवल पर है जहां से वो एनर्जी को कंज्यूम या प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट, ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे होते हैं। कंज्यूमर, हेटेरोट्रॉप्स, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एक्सेट्रा। ये सेकेंड, थर्ड या हायर ट्रॉपिकल लेवल पे होते हैं। अब यूनी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो एक यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है, जो टाइपिकली लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिकल लेवल की तरह जाता है। जैसे प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, फिर कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर और फाइनली टॉप प्रेडेटर यानी कि टर्सरी कंज्यूमर तक एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी ट्रांसफर, प्रोड्यूसर से एनर्जी हर्बीवोर्स को मिलती है और फिर हर्बीवोर्स से एनर्जी कार्निवोर्स को, लेकिन एनर्जी कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो जाती। अब एनर्जी लॉसेस इन ट्रॉपिकल लेवल्स को देखते हैं। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का लॉसेस होता है जो प्राइमरी हीट के फॉर्म में होता है। ये लॉस मेटाबॉलिज्म और अदर लाइफ एक्टिविटीज जैसे मूवमेंट, डाइजेशन एक्सेट्रा के दौरान होता है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी का लॉस हर लेवल पे होता है, इसलिए पिरामिड शेप का होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एनर्जी का अमाउंट कम होता जाता है। बेस ऑफ पिरामिड में प्रोड्यूसर होता है जहां एनर्जी सबसे ज्यादा होता है।
टॉप ऑफ द पिरामिड में प्रेडेटर होते हैं जहां एनर्जी सबसे कम होती है। अब फूड चेन एक फीडिंग रिलेशनशिप होता है जिसमें एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को खाता है। इससे हमें इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो समझने में मदद मिलती है। अब टाइप्स ऑफ फूड चेन को देखते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन वो होता है जो लाइव प्लांट से शुरू होता है, जैसे ग्रासेस से ग्रास होपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर ईगल। मेराइन इकोसिस्टम। ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेट होती है, जैसे डायटम्स, फिर क्रूस्टेशियंस, फिर हैरिंग यानी कि स्मॉल फिशेस। डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन वो होता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। यहाँ डेटिवोर्स यानी कि जो डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जैसे अर्थवर्म, मिलीपेड्स, वुड लाइस एक्सेट्रा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेट होती है क्योंकि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड प्लांट एनिमल होते हैं। अब फूड वेब और बायोटिक इंटरेक्शन को समझते हैं, क्योंकि यह बताता है कि इकोसिस्टम में स्पेसीज कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। चलिए समझते हैं। फूड वेब एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें कई फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक जंगल में एक फूड चेन हो सकती है जिसमें प्लांट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स होते हैं, लेकिन फूड वेब में ये चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्लांट, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स। फूड वेब ह्यूमन फूड वेब हमें ये बताता है कि कैसे एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इन ए फूड वेब को देखते हैं। बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकते हैं। नेट पॉजिटिव आउटकम्स, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमेंसिलिज्म। म्यूचुअलिज्म, जब दोनों स्पेसीज को फायदा होता है, जैसे कोरल और जूजेंथलिन। कोरल और जूजेंथलिन एक दूसरे से के साथ मिलके रहते हैं। कोरल जूजेंथलिन से न्यूट्रिएंट्स लेता है और जूजेंथलिन को कोरल के बॉडी से शेल्टर मिलती है। कॉमेंसिलिज्म, जब एक स्पेसीज को फायदा होता है और दूसरे स्पेसीज न्यूट्रल रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ट्री और इपीफाइटिक प्लांट्स। इपीफाइटिक प्लांट जो ट्री के ऊपर उगते हैं को ट्री से सपोर्ट मिलता है, लेकिन ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटागोनिज्म आउटकम्स, कंपेंसेटरी इंटरेक्शन, जैसे पैरासिटिज्म, जब एक स्पेसीज यानी कि पैरासाइट को फायदा होता है और दूसरे स्पेसीज यानी कि होस्ट को नुकसान, जैसे टैपवर्म एंड ह्यूमन। टैपवर्म अपने होस्ट यानी कि ह्यूमन के अंदर रहते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन ह्यूमन को नुकसान होता है। अब प्रेडेशन, जब एक स्पेसीज प्रेडेटर को फायदा होता है और दूसरे स्पेसीज यानी कि प्रे को नुकसान, जैसे लायन और डियर। लायन अपना खाना डियर मार के खाता है, प्रेडेटर को एनर्जी मिलती है, लेकिन प्रे को नुकसान होता है। प्रेडेटर्स का साइज प्रे से बड़ा हो सकता है और प्रेडेटर का एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें अपने प्रे को मारना पड़ता है। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में फर्क यह है कि पैरासाइट अपने होस्ट को मरने का इरादा नहीं रखता, जबकि प्रेडेटर अपने प्रे को मारने का इरादा रखता है। अब नेगेटिव आउटकम्स, कंपटीशन एंड एमेंसिलिज्म। कंपटीशन, जब दोनों स्पेसीज को नुकसान होता है, जैसे लायन और टाइगर एक ही एरिया में रहते हैं और दोनों को सेम रिसोर्सेज चाहिए होता है, जैसे फूड, टेरिटरी एक्सेट्रा। इससे दोनों स्पेसीज को नुकसान होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं। एमेंसिलिज्म, जब एक स्पेसीज को नुकसान होता है लेकिन दूसरे स्पेसीज अनएफेक्टेड रहते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड्स और फंजा यानी कि पेनिसिलियम। ब्रेड मोल्ड्स को फंजाई के प्रेजेंस से नुकसान होता है, लेकिन फंजाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जांपल, जैसे
बड़ा ट्री और छोटा प्लांट। बड़े ट्री अपने शेडो से छोटे प्लांट को ग्रो से रोकता है, लेकिन छोटे प्लांट का बड़े ट्री पर कोई असर नहीं होता। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स और नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट के को समझते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन इकोसिस्टम के फंक्शनिंग और पोल्यूटेंट के इम्पैक्ट के बारे में बताता है। इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल्स के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। ये पिरामिड्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर्स हमें हर ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म की टोटल नंबर बताता है। जैसे प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। हर्बीवोर्स यानी कि ग्रास हॉपर, रैबिट्स उससे कम होते हैं। कार्निवोर्स और टॉप प्रेडेटर का नंबर सबसे कम होता है। जैसे एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास हॉपर बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उन्हें खाने वाले प्रेडेटर कम होंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास हमें हर ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म का टोटल बायोमास यानी कि ड्राई वेट दिखाता है। जैसे प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे ज्यादा होता है, फिर हर्बीवोर्स का बायोमास थोड़ा कम होता है और कार्निवोर्स का बायोमास और भी कम होता है। इसका रीजन ये है कि एनर्जी लॉस हर ट्रॉपिक लेवल पर होती है, इसलिए बायोमास भी नीचे से ऊपर डिक्रीज होता है। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें एनर्जी फ्लो को दिखाता है जो एक डायरेक्शन में मूव करता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। एनर्जी फ्लो। प्रोड्यूसर को सनलाइट से एनर्जी मिलती है, हर्बीवर्स उन्हें खाते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है, फिर प्रेडेटर उन्हें खाते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी फ्लो। एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है और हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी लॉस होता है जो हीट की फॉर्म्स में होता है, इसलिए ये पिरामिड हमेशा अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ होता है। अब टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम को देखते हैं। ग्रासलैंड अपराइट पिरामिड एनर्जी बायोमास नंबर के टर्म्स में, बिकॉज एनर्जी और बायोमास का फ्लो नॉर्मल होता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर हो सकता है, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ जू प्लैंकटन को कंज्यूम करने वाली स्मॉल फिश का नंबर कम होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी बायोमास नंबर होता है, क्योंकि ट्रीज प्रोड्यूसर का बायोमास ज्यादा होता है और प्रेडेटर का बायोमास कम होता है। अब नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स इन इकोसिस्टम को देखते हैं। नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट होते हैं जो इजिली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते और इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ये पोल्यूटेंट इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डीडीटी। बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि पोल्यूटेंट एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता है। जैसे अगर एक फिश डीडीटी कंज्यूम करती है तो वो पोल्यूटेंट उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। अगर फिश के प्रेडेटर जैसे ईगल उस फिश को खाता है तो प्रेडेटर के बॉडी में भी पोल्यूटेंट का लेवल बढ़ जाता है। अब बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन हर ट्रॉपिक लेवल पर इंक्रीज होता है। जैसे अगर डीडीटी एक प्रोड्यूसर में है तो हर्बीवोर्स में उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर प्रेडेटर में और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये पोल्यूटेंट फैट सोल्यूबल होते हैं, इसलिए वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और ऑर्गेनिज्म के फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए उसका लेवल ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर जाने पर बढ़ता है। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को समझते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे इकोसिस्टम में एलिमेंट्स का सर्कुलेशन होता है। एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है और वेस्ट के रूप में निकल जाती है, लेकिन
न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल किया जाता है, जो इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाता है। चलिए समझते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब है कि इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होते रहते हैं। ये प्रोसेस लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच होता है, जैसे प्लांट, एनिमल, सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को हम रिसाइकल करते हैं, यानी वो कभी वेस्ट नहीं होते। जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट सॉइल में चला जाता है और फिर प्लांट यूज करते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। मेजर एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये सब मेजर एलिमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इन्हीं एलिमेंट का साइकिल इकोसिस्टम में होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल को देखते हैं। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल में न्यूट्रिएंट्स इतने जल्दी रिप्लेस होते हैं जितना वो उस यूज होते हैं। ये गैसियस साइकिल में होता है, जैसे कार्बन साइकिल। कार्बन का एक्सचेंज एटमॉस्फेयर, प्लांट और एनिमल के बीच होता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, और एनिमल जब प्लांट खाते हैं तो कार्बन उनके बॉडी में चला जाता है। फिर एनिमल मरने पर कार्बन सॉइल में चला जाता है और वहां से प्लांट फिर से यूज करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन का एक्सचेंज एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्लांट इसे यूज करते हैं। अब इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल में न्यूट्रिएंट्स उतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाते जितना वो यूज होते हैं। ये सेडिमेंट्री साइकिल में होता है, जैसे फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस का मेजर सोर्स अर्थ क्रस्ट है। जब प्लांट फॉस्फोरस को यूज करते हैं वो सॉइल में जाता है, लेकिन फॉस्फोरस को वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, इसलिए ये साइकिल इम्परफेक्ट होती है। कभी कभी फॉस्फोरस सेडिमेंट में लॉक हो जाता है और टेम्पोरली अनअवेलेबल हो जाता है। अब गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल को देखते हैं। गैसियस साइकिल, इसका रिजर्वियर है एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर बॉडी। एग्जाम्पल वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मीथेन साइकिल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि गैसियस साइकिल फास्ट होते हैं और न्यूट्रिएंट जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल, इसके रिजर्वियर हैं अर्थ क्रस्ट, सॉइल, रॉक्स एक्सेट्रा। फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, मैग्नीशियम साइकिल इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये साइकिल थोड़ा स्लो होता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल या सेडिमेंट में लॉक हो जाता है, जिससे वो टेम्पोरली अनअवेलेबल हो जाते हैं। अब कार्बन साइकिल को समझते हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए एक इम्पोर्टेंट गैसियस साइकिल है। कार्बन जो एक बेसिक एलिमेंट है, एटमॉस्फेयर, प्लांट, एनिमल और अर्थ के डिफरेंट पार्ट के बीच कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है। चलिए समझते हैं कार्बन साइकिल। सोचो एक छोटा सा कार्बन एटम जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, अपनी जर्नी शुरू करता है। यह साइकिल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रोसेस को इवॉल्व करता है। जैसे एटमॉस्फेयर से प्लांट तक, कार्बन ज्यादातर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने बॉडी में स्टोर करते हैं। ये प्रोसेस शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिल का पार्ट है। फाइटोप्लैंक्टन जो वाटर में होते हैं भी ये प्रोसेस करते हैं, इसलिए ओशियन में भी कार्बन का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन। प्लांट और एनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं या जब वो मर जाते हैं और डिकम्पोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इसका मतलब है कि जो कार्बन प्लांट और एनिमल में स्टोर होता है वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज। कुछ कार्बन लॉन्ग टर्म साइकिल में चला जाता है। ये कार्बन मार्सी सॉइल, एक्वाटिक सेडिमेंट और फॉसिल फ्यूल में स्टोर होते हैं। मार्सी सॉइल और
एक्वाटिक सेडिमेंट में कार्बन कई सालों तक स्टोर रहता है। जैसे अगर कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है और उसका कार्बन सॉइल में चला जाता है तो ये कार्बन लॉन्ग टर्म साइकिल का हिस्सा बन जाता है। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस भी इस तरह से बनते हैं। जब प्लांट और एनिमल पहले मरकर उनका कार्बन सॉइल में चला जाता है तो जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो कार्बन फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब फॉसिल फ्यूल का रिलीज को देखते हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे ऑयल को जलाना, पेट्रोल को यूज करना, तो जो कार्बन उन फॉसिल फ्यूल्स में स्टोर था वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म कार्बन को वापस शॉर्ट टर्म साइकिल में डाल देता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट का प्रोसेस जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन, ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस जिसमें वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। डिकम्पोजिशन, जब डेथ प्लांट और एनिमल डिके करते हैं तो उनका कार्बन सॉइल में चला जाता है। फॉसिल फ्यूल, कोयल, ऑयल और नेचुरल गैस जो पुरानी प्लांट और एनिमल के रिमेन से बनते हैं और जब हम उन्हें बंद करते हैं कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब व्हाई इज कार्बन साइकिल इम्पोर्टेंट को देखते हैं। बैलेंस मेंटेन करना, कार्बन साइकिल इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करता है। अगर कार्बन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है, इसलिए कार्बन साइकिल का प्रॉपर फंक्शनिंग क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। अब नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं। सोचो एक नाइट्रोजन एटम जो एटमॉस्फेयर में N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है अपनी जर्नी शुरू करता है। यह साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट और एनिमल के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसलिए यह साइकिल नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। चलिए समझते हैं स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि N2 को एमोनिया यानी कि NH3 या एमोनियम आयन यानी कि NH4+ में कन्वर्ट किया जाता है। यह प्रोसेस N2 फिक्सिंग मैक्रोस जो नाइट्रोजिनस एंजाइम का यूज करते हैं वो करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे एजिटोबैक्टर जो सॉइल में रहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पीज बीन्स के रूट के साथ रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें एमोनिया यानी कि NH3 को पहले नाइट्राइट्स यानी कि NO2- में और फिर नाइट्रेट्स NO3- में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया एमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट्स जो प्लांट के लिए इजिली एब्जॉर्बेबल होते हैं वो प्लांट के रूट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो एमोनिया में रिड्यूस होकर एमाइनो एसिड बनाते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड और डेड रिमेन को एमोनिया यानी कि NH3 या एमोनियम आयन NH4+ में कन्वर्ट किया जाता है। बैक्टीरिया और फंगाई जो डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस होता है। ये एमोनिया सॉइल में रिलीज होता है और वहां से प्लांट उसे एब्जॉर्ब करते हैं। अब डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट्स यानी कि NO3- को एलिमेंटल नाइट्रोजन यानी कि N2 में कन्वर्ट किया जाता है जो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। ये प्रोसेस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे सीडोमोनास और
थियोबैसिलस करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया या एमोनियम आयन में कन्वर्ट करना। नाइट्रिफिकेशन, एमोनिया को पहले नाइट्राइट्स और फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना। एमोनिफिकेशन, डेड ऑर्गेनिज्म और नाइट्रोजनस वेस्ट को एमोनिया या एमोनियम आयन में कन्वर्ट करना। डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना। अब सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन को देखते हैं। लाइटनिंग, लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO और NO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, फैक्ट्रीज और व्हीकल से नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO NO2 एटमॉस्फेयर में चलते हैं। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एनिमल वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड जो सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल ऑन इकोसिस्टम को देखते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन साइकिल सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करता है क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। क्लाइमेट रेगुलेशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO NO2 एसिड रेन और स्मोक बनाने में हेल्प करते हैं जो इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं। पॉल्यूशन, एक्सेस नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल और वाटर बॉडी में एक्युमुलेट हो सकते हैं जिससे पॉल्यूशन हो सकता है। अब मीथेन साइकिल को समझते हैं। क्योंकि मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मीथेन यानी कि CH4 का इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है, लेकिन इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड से छोटा होता है। इसका मतलब है कि मीथेन जल्दी एटमॉस्फेयर से निकल जाता है, लेकिन जब तक ये एटमॉस्फेयर में होता है तब तक इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। चलिए मीथेन साइकिल को समझते हैं। सोचो एक मीथेन मॉलिक्यूल अपनी जर्नी शुरू करता है और इसका सोर्सेस नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी दोनों से आते हैं। मीथेन का साइकिल इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है और ये ग्रीन हाउस गैसेस के कैटेगरी में आता है। नेचुरल सोर्सेस ऑफ मीथेन को देखते हैं। वेटलैंड, वेटलैंड में मिथेनोजेन यानी कि ये प्रोकैरियोटिक आर्की बैक्टीरिया होते हैं और एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। वेटलैंड दुनिया के 80% मीथेन इमिशन का सोर्स है। ये मीथेन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। टर्माइट्स, टर्माइट्स के गट में माइक्रोब्स होते हैं जो एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस टर्माइट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओशियन में भी मीथेन सोर्स होते हैं। मेराइन जूप्लेंक्टन फिश ओशियन सेडिमेंट में एनारोबिक कंडीशन में मीथेन प्रोड्यूस होता है। मीथेन हाइड्रेट्स, मीथेन हाइड्रेट्स एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में ओशियन के डीप एरिया में मिलते हैं। ये मीथेन और वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में बॉन्ड होकर फॉर्म होते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज या ह्यूमन डिस्टरबेंस से ये मीथेन हाइड्रेट्स डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा मीथेन रिलीज कर सकता है जो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट कर सकता है और मास एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। अब ह्यूमन सोर्सेस ऑफ मीथेन इमिशन को देखते हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 40%। लाइव स्टॉक जैसे केटल के डाइजेशन प्रोसेस से मीथेन रिलीज होता है। ये मीथेन रूमिनेंट डाइजेशन के दौरान होता है। राइस कल्टीवेशन, जब राइस फील्ड को फ्लड किया जाता है तो वाटर लॉग कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है जिससे मीथेन रिलीज होता है। फॉसिल फ्यूल 35% कंट्रीब्यूट करता है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसमिशन के दौरान मीथेन रिलीज होता है। कोल माइनिंग, कोल बेड मीथेन भी कोल डिपॉजिट के अंदर ट्रैप होता है और माइनिंग के दौरान ये रिलीज हो जाता है। वेस्ट 20%, लैंडफिल में जब ऑर्गेनिक वेस्ट एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोज होता है तो मीथेन रिलीज होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अगर ऑक्सीजन नहीं होता यानी कि एनारोबिक कंडीशन होता है तो मीथेन प्रोड्यूस होता है। अब मीथेन सिंक को देखते हैं।
सॉइल एक मेजर सिंक है मीथेन के लिए। मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया सॉइल में मीथेन को कंज्यूम करते हैं। इस प्रोसेस को मीथेन ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये बैक्टीरिया मीथेन को CO2 और वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। इससे एटमॉस्फेयर में मीथेन का लेवल रिड्यूस होता है। अब मीथेन रिमूवल फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हाइड्रोक्साइल रेडिकल यानी कि OH एटमॉस्फेयर में मीथेन को CO2 और वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है। ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेंट से क्लीन करने का काम करता है और मीथेन को ब्रेक डाउन कर देता है। अब इम्पैक्ट ऑफ मीथेन को देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप हीट को ज्यादा टाइम तक रखता है। ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन। मीथेन का एक और इम्पैक्ट ये है कि ये ग्राउंड लेवल ओजोन बनाता है, जो एक डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है। ओजोन पोल्यूशन हेल्थ इशू जैसे अस्थमा को बढ़ा सकता है। मीथेन हाइड्रेट्स और क्लाइमेट चेंज। अगर मीथेन हाइड्रेट्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, तो ये एक मैसिव अमाउंट ऑफ मीथेन को रिलीज कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। मीथेनोजोन, ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स, मीथेन गैस और वाटर का बॉन्ड हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कंडीशन में होता है, जो ओशियन फ्लोर या परमाफ्रोस्ट में ट्रैप रहता है। मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसे CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH, ये एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट को ब्रेक डाउन करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं जो मीथेन को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सेडिमेंट्री साइकिल, फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल, चलिए समझते हैं। फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है जिसमें फॉस्फोरस का मूवमेंट रॉक से रिवर और ओशियन तक होता है और फिर जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्रस्ट में वापस चला जाता है। फॉस्फोरस साइकिल के स्टेप्स को देखते हैं। वेदरिंग एंड इरोजन। फॉस्फोरस फॉस्फेट रॉक में होता है। जब रॉक वेदर यानी कि टूटते हैं या इरोजन होता है तो फॉस्फोरस का रिलीज होता है। यह फॉस्फोरस रिवर और ओशियन में चला जाता है। फॉस्फेट्स इन ओशियन। ओशियन में फॉस्फेट एक्युमुलेट हो जाते हैं, लेकिन ये इनसोल्यूबल डिपॉजिट की फॉर्म में होते हैं। मतलब ये सोल्यूबल नहीं होते और डायरेक्टली प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते। जियोलॉजिकल प्रोसेस। मिलियंस ऑफ द ईयर बाद ओशियन के क्रस्ट प्लेट्स राइज करते हैं और फॉस्फोरस को अर्थ के क्रस्ट तक ले आता है। ये प्रोसेस जियोकेमिकल फेज के थ्रू रिपीट होता है। रोल इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन यानी कि छोटे एक्वाटिक प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर एक्सेसिव फॉस्फोरस हो तो ये यूट्रोफिकेशन यानी कि वाटर क्वालिटी का डिटोरिएशन का रीजन बन सकता है। अब सल्फर साइकिल को देखते हैं। सल्फर साइकिल भी एक सेडिमेंट्री साइकिल है जिसमें सल्फर का मूवमेंट एटमॉस्फेयर से सॉइल और वाटर तक होता है। यह साइकिल एनवायरनमेंट में सल्फर के बैलेंस को मेंटेन करता है। सल्फर साइकिल के स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक इनपुट। सल्फर साइकिल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के फॉर्म में इंटर करता है। ये मेनली वोल्केनिक इरप्शन, फॉसिल फ्यूल के कंबसन और ओशियन सरफेस से रिलीज होता है। ओशियन में डाइमिथाइल सल्फाइड नाम का कंपाउंड भी होता है जो मेराइन अलगी से रिलीज होता है और ये मेराइन सल्फेट एरोसोल का सोर्स है। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन। सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड बनने के लिए रिएक्ट करता है और ये एसिड रेन अर्थ पर गिरता है। इससे सॉइल और वाटर में सल्फर का डिपोजिशन होता है। प्लांट अपटेक। प्लांट सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ये सल्फर एमाइनो एसिड में इनकॉर्पोरेट होते हैं जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। फूड चेन ट्रांसफर। सल्फर जो एमाइनो एसिड में होता है एनिमल को मिलता है जब
वो प्लांट को खाते हैं। ये सल्फर फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। रिटर्न टू सॉइल एंड वाटर, सल्फर जो ऑर्गेनिज्म में होता है वो एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट और डिकम्पोजिशन के थ्रू सॉइल और वाटर में वापस चला जाता है। अब हम इकोसिस्टम सर्विस और इकोसिस्टम गुड्स को समझते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट और नेचर से मिलते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए समझते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज वो डाइवर्स बेनिफिट है जो नेचर और हेल्दी इकोसिस्टम से ह्यूमन को मिलती है। ये सर्विसेज इन्वायरमेंट के वेरियस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है जो हमें वेल बीइंग के लिए एसेंशियल है। इकोसिस्टम सर्विसेज की 4 कैटेगरी होती है। फर्स्ट, कल्चरल सर्विस। ये सर्विस हमारे इमोशनल और कल्चरल नीड्स को फुलफिल करती है, जैसे रिक्रिएशन यानी कि पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाना। इको टूरिज्म, नेचर के साथ ट्रेवल करना। इथनिक वैल्यू यानी कि नेचर के रिस्पेक्ट और कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस। एग्जिस्टेंस वैल्यू, नेचर को सिर्फ इसलिए प्रिजर्व करना क्योंकि वो है। अब प्रोविजनिंग सर्विसेज, ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से लेते हैं, जैसे फूड, सब्जी, फ्रूट्स, फिश वगैरह। वाटर, फ्रेश वाटर सोर्सेज। मेडिसिन, नेचुरल हर्ब्स और प्लांट। टिम्बर, लकड़ी। नेचुरल फाइबर्स जैसे जूट, कॉटन एक्सेट्रा। बायोमास फ्यूल जैसे वुड फ्यूल फ्रॉम प्लांट एक्सेट्रा। रेगुलेटिंग सर्विस, ये सर्विस इन्वायरमेंट को बैलेंस में रखने में मदद करती है, जैसे एयर क्वालिटी रेगुलेशन, प्लांट से ऑक्सीजन और पोल्यूटेंट्स का अब्जॉर्प्शन। क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना। वाटर रन अप, पानी का फ्लो रेगुलेट करना। इरोजन कंट्रोल, सॉइल इरोजन रोकना। पॉल्यूशन, बीज और अदर इंसेक्ट का काम जो प्लांट को पोलिनेट करते हैं, पॉलिनेशन। नेचुरल हैजार्ड रेगुलेशन, मैनग्रोव्स और वेटलैंड्स फ्लड और स्टॉर्म सर्ज से प्रोटेक्शन देना। अब सपोर्टिंग सर्विस, ये सर्विस बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करती है जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन साइक्लिंग, वाटर साइक्लिंग, सॉइल फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस। अब इकोसिस्टम गुड्स वो नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो ह्यूमंस इन्वायरमेंट से हार्वेस्ट करते हैं। ये गुड्स डायरेक्टली हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे वाइल्ड फ्रूट्स एंड नट्स, जंगल से मिलने वाले फ्रूट्स और नट्स। फॉरेज, ग्रेजिंग एनिमल के लिए प्लांट। टिम्बर, गेम, वाइल्ड एनिमल का हंटिंग। नेचुरल फाइबर, जूट, कॉटन, वूल एक्सेट्रा। मेडिसिन, हर्बल प्लांट। अब नेचुरल कैपिटल को देखते हैं। नेचुरल कैपिटल का मतलब है वो रिसोर्सेस और इकोसिस्टम सर्विस जो हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं और जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी वेल बीइंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्लड प्रोटेक्शन। मैनग्रोव्स कोस्टल एरिया में फ्लड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये एक नेचुरल कैपिटल है जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। अब इकोसिस्टम वैल्यूएशन। इकोसिस्टम वैल्यूएशन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें इकोसिस्टम और उसकी सर्विसेज को मॉनेटरी वैल्यू दिया जाता है। ये प्रोसेस पॉलिसी मेकर को मदद करता है ताकि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सके और डिसीजन मेकिंग में इकोसिस्टम सर्विस को कंसीडर कर सके, जैसे द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब। द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक स्टडी है जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के थ्रू होस्ट की गई थी और पवन सुखदेव, इंडियन एनवायरमेंट इकोनॉमिस्ट जो थे, ने लीड किया था यहाँ। इसकी ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। टिप्स का एम था कि नेचुरल कैपिटल यानी कि इकोसिस्टम सर्विस को ग्लोबल लेवल पर अकाउंट किया जाए ताकि उसकी वैल्यू समझ में आए। मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। टिप का गोल था कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विस को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाए। हाईलाइटिंग कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये स्टडी बायोडाइवर्सिटी के लॉस के ग्रोविंग कॉस्ट को हाईलाइट करती है जो फ्यूचर में हमारे लिए कॉस्टली हो सकते हैं।